नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हनी ट्रैप के जरिए बिजनेसमैन से 1 करोड़ की उगाही करने के आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन से सोशल मीडिया ऐप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उसकी एक महिला के साथ अश्लील वीडियो डालने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की उगाही करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच व्यापारी से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक इस गैंग को राजकिशोर सिंह नाम का एक शख्स चला रहा था, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और राजकिशोर सिंह गुरुग्राम में स्पा भी चलाता था। यहाँ सर्विसेज के लिए रखी गई लड़कियों को हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसी बीच पुलिस ने इसके दोस्त आर्यन दीक्षित और उसकी गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। आर्यन ने नोएडा से एमबीए किया हुआ है और आर्यन की गर्लफ्रेंड भी पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। ऐसे में पुलिस के मुताबिक इस गैंग की महिला सदस्य टिंडर ऐप पर टारगेट ढूंढकर उनसे चैटिंग करती थी और दोस्ती करती थी, और फिर अपने जाल में फांसने के बाद टारगेट को अपनी बताई गई जगह पर बुलाकर स्पाई कैमरे के जरिए उसका अपने साथ एक अश्लील वीडियो बना लेती थी। और फिर कुछ ही दिनों बाद इनका खेल शुरू हो जाता था। और उसके साथ ही फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दुनिया की मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कोरोना महामारी के दौरान इस मुश्किल दौर में अपने कर्मचारियों की मेहनत को सम्मानित करने के लिए एक मुश्त $1500 यानी लगभग 1.12 लाख रुपए का बोनस देने का ऐलान कर दिया है। कंपनी की ओर से कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट लेवल से नीचे के सभी कर्मचारियों को $1500 का बोनस दिया जाएगा। ये बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पार्ट टाइम वर्कर्स या फिर घंटे के रेट पर कंपनी के साथ जुड़े हैं और 31 मार्च 2021 से पहले कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के इस दौर में माइक्रोसॉफ्ट ने कठिन वित्तीय वर्ष को पूरा किया है। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के चीफ पीपल ऑफिसर कैथलीन हॉगन ने इसकी घोषणा कर कर्मचारियों से की है। यह अमेरिका और वैश्विक स्तर पर कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। हालांकि इस बोनस लिंक्डइन, क्रूथब और जेनीमैक्स कर्मचारियों के लिए नहीं होगा और ये तीनों कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट की स्वामित्व वाली ही हैं। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के पास वर्तमान में 1,75,508 स्टाफ है और इस हिसाब से कंपनी को बोनस पर $20 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम माइक्रोसॉफ्ट की 2 दिन की कमाई से भी कम है। बता दें कि महामारी से जुड़ा बोनस घोषित करने वाली माइक्रोसॉफ्ट पहली ऐसी कंपनी नहीं है। इससे पहले फेसबुक ने भी अपने 45,000 कर्मचारियों को पिछले साल $1,000 का बोनस दिया था। अमेजॉन ने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स को $300 हॉलिडे बोनस दिया है और इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका ने 1.7 लाख से अधिक कर्मचारियों को रिवॉर्ड दिया था। इनमें से भारत में भी इसके लगभग 24,000 कर्मचारी शामिल थे। बैंक ऑफ अमेरिका ने $1 लाख से कम पैकेज वाले कर्मचारियों को $750 का रिवॉर्ड दिया था। और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही पानी की कमी के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक ने एक बयान जारी कर दिया है, जिसमें सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अगर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार अगले 24 घंटे के भीतर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं देती है तो भगवा पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष के घर पर पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। विधायक ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली की जलपूर्ति में प्रतिदिन करीब 10 करोड़ गैलन की कटौती की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 90 करोड़ गैलन पानी का उपयोग होता है, जिसमें से हरियाणा सरकार ने प्रतिदिन करीब 10 करोड़ गैलन पानी की आपूर्ति में कमी कर दी है। जबकि बीजेपी की इस गंदी राजनीति से दिल्ली के 20 लाख लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। उन्होंने आगे ये कहा कि अगर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी अगले 24 घंटे में नहीं मिला तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के मकान में पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
और इसी बीच दिल्ली में कोविड-19 टीकाकरण के लिए केवल एक दिन की खुराक ही बाकी बची है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी में 1.31 लाख लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की खुराकें दी गई हैं। इसी बीच कोविन पोर्टल के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में टीके की 79,626 खुराकें दी गई थी और अब तक दिल्ली में कुल 88,90,766 लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है, जिनमें से 20,76,571 लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए टीकाकरण बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी में कोविड-19 वैक्सीन की 1,31,143 खुराकें दी गई, जिसमें से 35,802 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। तो वहीं शनिवार को सुबह तक दिल्ली के पास कोवैक्सीन टीके की 2,50,000 खुराकें, जबकि कोविशील्ड टीके की 63,000 खुराकें उपलब्ध रही थी। बुलेटिन के मुताबिक कोवैक्सीन टीके का इस्तेमाल केवल दूसरी खुराक देने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इसकी आपूर्ति नियमित नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कानपुर के हेरिट अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन घोटाले के मामले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद अब जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला ने 2 फार्मासिस्ट और एक सिस्टर इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। वहीं संविदा पर तैनात 60 से 70 वार्ड बॉय, नर्स और सफाई कर्मियों को बर्खास्त करने का भी फैसला लिया गया। आपको बता दें, इस मामले में किसी भी डॉक्टर की लापरवाही नहीं पाई गई है, जबकि डॉक्टर की सिफारिश पर ही इंजेक्शन जारी किए जाते थे। आपको बता दें कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबरदस्त कमी देखने को मिली थी। आलम यह था कि इंजेक्शन ब्लैक में कई गुना दामों पर बेचा जा रहा था। इस दौरान हेरिट अस्पताल के एक वार्ड बॉय को पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया था। और इसके बाद जब कोरोना के मामले कम होने शुरू हुए तो इसके साथ ये बात सामने आई कि हेरिट अस्पताल में मुर्दों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में मरीजों की मौत के कई दिनों बाद तक उनको लगने के लिए इंजेक्शन इशू किए जाते थे। साथ ही आपको बता दें कि मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने का मामला सामने आने के बाद जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। आनन फानन में शासन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद हेरिट अस्पताल में कोविड मरीजों के सभी रिकॉर्ड प्रिंसिपल ने जमकर जांच किए और इसके साथ ही डीएम ने इस पूरे मामले की जांच सीडीओ को सौंप दी। और देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब सुस्त पड़ रही है, लेकिन कप्पा, डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने लोगों के बीच खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। साथ ही कोरोना महामारी के बीच अब देश में जीका वायरस ने भी दस्तक दे दी है। बता दें कि केरल में शनिवार को एक और जीका संक्रमित वायरस का मरीज मिला है और अब तक 15 से अधिक मामलों की पुष्टि भी की जा चुकी है। इसके बाद अब तमिलनाडु और कर्नाटक ने अपने यहां पर सख्ती बढ़ा दी है। केरल से लगती सीमाओं पर कड़ी जांच के साथ ही ई पास अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि दक्षिणी राज्यों में जीका वायरस के मामलों की पुष्टि होने के बाद अब कर्नाटक और तमिलनाडु ने केरल से लगने वाली अपनी सीमा पर जांच तेज कर दी है। तमिलनाडु के सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि वालियार और मीनाक्षीपुरम में 14 रणनीतिक बिंदुओं और जांच चौकियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही वाहनों की जांच भी तेज कर दी गई है। केरल से तमिलनाडु जाने वाले लोगों के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि कर्नाटक भी केरल से आने वाले पर्यटकों की जांच करवा रहा है। आपको बता दें कि केरल में अब तक जीका वायरस के 15 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। ऐसे में केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार जिला और राज्य स्तर पर वायरस को नियंत्रण करने वाली इकाइयों को मजबूत करेगी। केरल सरकार ने जीका वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार कर ली है। इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। अब भारत सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच जारी तनातनी अब विराम लेने वाली मोड़ पर आ चुकी है।
बता दें, आखिरकार ट्विटर ने भारत के नए आईटी नियमों को मान लिया है। खास बात यह रही कि ट्विटर ने नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की चेतावनी देने के 3 दिन बाद ही कानून का पालन करते हुए भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है और कंपनी की वेबसाइट पर यह सूचना भी जारी कर दी गई। भारत में नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में था और इसी बीच नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने को कहा गया था। पहली नियुक्ति मुख्य अनुपालन अधिकारी की थी, दूसरी नोडल अधिकारी और तीसरी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति से जरूरी थी। इसी के साथ ही ये तीनों अधिकारी भारत के निवासी ही होने चाहिए। ट्विटर की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के अनुसार विनय प्रकाश कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी हैं। वहीं राजधानी को धीरे धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच रविवार को दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक परीक्षण के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 50% क्षमता के साथ ऑडिटोरियम या असेंबली हॉल को खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही आपको बता दें कि अब ऐसी किसी भी ट्रेनिंग के लिए डीडीएमए की अनुमति नहीं लेनी होगी। अनलॉक 7 की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या फिर किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग या फिर स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी इसमें शामिल होती है। आपको बता दें कि स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल में एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ इन्हें खोला जा सकेगा। फिलहाल दिल्ली में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और अम्यूजमेंट पार्क को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही बताते चलें कि दिल्ली में निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम कर रहे हैं और बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खोले जाने की ही अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट 50% बैठने की क्षमता पर काम कर रहे हैं। और अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा और तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत ने कांधार से करीब 50 राजनयिकों और सुरक्षाकर्मियों को निकाल लिया है। साथ ही उन्हें वापस भारत ले आया गया है, जबकि सूत्रों के मुताबिक इन सभी को भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट से कांधार से निकाला गया है। बताते चले कि सूत्रों ने बताया है कि कांधार में भारतीय कॉन्सुलेट को भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और फिलहाल वहां केवल स्थानीय कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। साथ ही और भी सेवाएं काबुल स्थित भारतीय दूतावास के जरिए दी जा रही हैं। असल में जैसे जैसे अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से निकल रही हैं, वैसे वैसे तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान में सर उठा रहा है। और वहीं एक दिन पहले ही तालिबान ने यह दावा किया था कि अब तक वो 50% यानी आधे अफगानिस्तान पर वापस से कब्जा जमा चुका है। भारत को कांधार से अपने राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि तालिबान ने दावा किया था कि वो कांधार शहर के अंदर तक घुस आया है। ऐसे में भारत सरकार के सूत्रों ने ये जानकारी साझा की और बताया कि सामान्य होने पर कांधार कॉन्सुलेट को वापस से खोला जाएगा। और इसी बीच शक्तिशाली तूफान सौर्य तूफान कई गुना तेजी के साथ अब जो है पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ये सौर तूफान रविवार को या फिर सोमवार को किसी भी समय पृथ्वी से टकरा सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी जारी कर दी है कि इस तूफान के कारण सैटेलाइट सिग्नलों में बाधा आ सकती है, जिससे विमानों की उड़ान, रेडियो सिग्नल, कम्युनिकेशन और मौसम पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यह अनुमान है कि हवाएं भी कई गुना ज्यादा रफ्तार के साथ आगे चलेंगी और नासा के मुताबिक इसकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतरिक्ष से महातूफान एक बार फिर से आता है तो धरती के लगभग हर शहर से बिजली गुल हो सकती है। मौसम आधारित एक वेबसाइट के अनुसार सूरज के वायुमंडल से पैदा हुए इस सौर तूफान के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिभुत्व वाले अंतरिक्ष का एक क्षेत्र में
काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है। उत्तरी या फिर दक्षिणी अक्षांशों पर रहने वाले लोग रात में सुंदर और तेज रोशनी भी दिख सकेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जब बेल्जियम में कोरोना वायरस के बदलते वेरिएंट का एक अपने तरह का पहला मामला सामने आया है। यहाँ 90 साल की एक बुजुर्ग महिला के अंदर कोरोना के एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग वेरिएंट्स एक साथ पाए गए हैं। ये महिला दोनों ही वेरिएंट से एक साथ संक्रमित हो गई और महिला की जान चली गई है। जांच में पाया गया कि महिला कोरोना के अल्फा बीटा दोनों ही वेरिएंट से संक्रमित थी और इस मामले में शोधकर्ताओं की चिंता भी अब बढ़ गई है। बताते चलें कि महिला काफी समय से अपने घर पर अकेले रह रही थी और ऐसे में महिला ने अभी तक कोरोना रोधी वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी और बीते दिनों तबीयत बिगड़ने पर बेल्जियम के अलास्ट शहर में OLB अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया और उसी दिन महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शुरुआत में महिला का ऑक्सीजन स्तर अच्छा रहा, लेकिन उसकी तबीयत तेजी के साथ खराब होती गई और सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही महिला की मौत हो गई। महिला की कोरोना रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स ने पड़ताल शुरू की तो जानकारी हासिल हुई कि महिला में कोरोना का अल्फा स्ट्रेन भी मौजूद था, जो ब्रिटेन में सबसे पहला मामला सामने आया, जबकि बीटा वेरिएंट भी महिला के अंदर देखा गया, जो कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। और कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गति अब धीरे धीरे कम हो रही है। लोग कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते भी नजर आ रहे हैं। मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों द्वारा हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की है। बता दें कि बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कोरोना की स्थिति पर बात की गई है। इस दौरान केंद्र ने राज्यों को कोरोना से जुड़ी 5 फोल्ड स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह सचिव ने विशेष जोर देते हुए कहा कि कोविड की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी आगे जानकारी दी कि राज्यों को अपनी ओर से पहल करते हुए लोगों द्वारा मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अन्य प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बैठक के दौरान केंद्र की ओर से यह भी कहा गया कि ऐसा देखा जा रहा है कि कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट आई है और इसके साथ ही ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट में भी कमी दर्ज की जा रही है। और इसी बीच राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा रहा और ये एक चिंता का विषय है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का संकट अभी भी बरकरार है। रोजाना 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब पिछले 24 घंटे में 41,506 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 895 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले शुक्रवार को 42,766 नए केस सामने आए थे, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 41,526 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए थे, यानी कि कुल 915 एक्टिव केस कम हुए थे। और लगातार ये 33वां दिन है जब भारत में 1 लाख से कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना एक्टिव केस अब 5 लाख से नीचे आ गया है, जबकि वर्तमान में 4,54,118 एक्टिव मामले सामने आए हैं और अब तक कुल 4,08,040 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 2,99,75,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 3,08,37,222 लोग संक्रमित हुए थे। और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। बताते चलें कि दरअसल लगातार कोशिशों से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है और संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है। ऐसे में बीते 24 घंटों में 2.40 लाख कोविड सैंपल की जांच की गई, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.04 रही है। रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में रविवार को आदेश जारी किए गए और इसी बीच प्रदेश में अब तक 6,06,17,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। ये देश में किसी एक राज्य द्वारा की गई सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग है।
और जबकि विगत दिवस 29 जिलों में संक्रमण का एक भी केस नहीं सामने पाया गया है, जबकि 45 राज्यों में इकाई अंक में मरीज पाए गए हैं। केवल एक ही जनपद ऐसा रहा जहां पर दहाई आंकड़े में कोविड संक्रमितों की पुष्टि की गई है। कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति के बाद भी अग्रेसिव टेस्टिंग जारी रखी गई और इसी दौरान आपको बता दें कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 125 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जबकि 134 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए और 30 अप्रैल के बाद से एक्टिव केस में लगातार गिरावट बनी हुई है और वर्तमान में 1594 एक्टिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर और बेहतर होकर अब 98.6% हो गई है और अब तक 16,83,000 से अधिक प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।